देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र में आधुनिक भारतीय इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों के बारे में, जो कि हुए थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में। तो चलिए, अभी तक देखिए इस चैप्टर के हमने 60 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से, जहाँ पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ए. आरजी भंडारकर, बी. एमजी रानाडे, सी. पंडिता रमाबाई या डी. गोपाल गणेश आगरकर। चलिए, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेते हुए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? पांडुरंग के द्वारा की गई थी, बम्बई में। और इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 1869 में इसमें एमजी रानाडे शामिल हो गए थे। ठीक है, तो फिलहाल महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे वे थे एमजी रानाडे। ठीक क्यों नहीं लग रहा भाई? ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. शिव नारायण अग्निहोत्री या डी. रामकृष्ण परमहंस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देव समाज के जो संस्थापक थे वह थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री जो है पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी भी थे, और इनके द्वारा ब्रह्म समाज से अलग होते हुए 1887 में देव समाज की स्थापना की गई। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, देखिए, इस समाज यानी इस देव समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है, और इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आगे चल कर के 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने दूसरे पुत्र देवानंद को इस देव समाज का आधुनिक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, और जिस कारण बाद में इस आंदोलन की जो सार्वजनिक लोकप्रियता थी वह समाप्त हो गई थी। स्याही खत्म हो गई है क्या? एक सेकंड वेट करिए तो चेक करने दीजिए इसको। चलिए, दरअसल माउस का राइट वाला बटन ही जो है वह गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, आज फिलहाल कभी काम चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो अगला प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. ज्योतिबा फूले, सी. शिवनाथ शास्त्री या डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। देखिए, यहाँ पर इनका जन्म जो है 1827 में एक माली के घर पर हुआ था, और इन्होंने एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था सत्य शोधक समाज के रूप में या सत्य शोधक आंदोलन के रूप में। इनके द्वारा 2 प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई थी, एक थी गुलामगिरी और दूसरी थी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, सार्वजनिक
सत्य धर्म पुस्तक और दूसरी थी गुलामगिरी, जिसमें गुलामगिरी जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने। कहाँ पर की थी? तो महाराष्ट्र में की थी। कब की थी? तो 1873 में की थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वह थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ए छत्रपति साहू जी महाराज ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी ज्योतिबा राव फूले ने, या फिर डी TN नायर ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक आंदोलन या सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। और यह एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था, या यूं कह लीजिए तो एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूप में इस सत्यशोधक आंदोलन को या सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हुए सत्यशोधक आंदोलन को चलाया गया था। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा जो है 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी। एक का नाम था, तो बताइए क्या? एक का नाम था गुलामगिरी और दूसरे का नाम था सत्य धर्म पुस्तक, या फिर यूं कह लीजिए तो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। अगला प्रश्न है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज, या डी रामकृष्ण मिशन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है यह मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का, जिसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में। और यह आंदोलन दलित एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया और साथ ही साथ अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने आलोचनात्मक ग्रंथों, जिनमें शामिल थे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी, इनकी रचना भी की थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या डी पंजाब में एक किसान विरोधी आंदोलन। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था उच्च वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का उन्नयन। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। यह आंदोलन या इस समाज द्वारा जो है, इस समाज के नेतृत्व में पिछड़ी जातियाँ जो है वह ऊंचे वर्णों या ऊंची श्रेणियों के लोगों का विरुद्ध विद्रोह करती थी। और साथ ही साथ इसके माध्यम से महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए थे पिछड़ी जातियों के कल्याण या पिछड़ी जातियों या दलितों के कल्याण के लिए। और अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए या अपनी विचारधारा को बताने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना भी की थी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल था गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। नेक्स्ट, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ए राधाकांत देव, बी नेमी साधन बोस, सी हेमचंद्र विश्वास, या डी हेमचंद्र डे। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, राजा राधाकांत देव। इन्होंने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया गया था इनके द्वारा।
ठीक है। अभी इनके बारे में एक छोटा सा प्रश्न और आएगा, तो वहाँ पर और थोड़ी सी बात इनके बारे में हम लोग करेंगे उसी प्रश्न के माध्यम से। फिलहाल यह जानते रहिए कि राजा राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक आंदोलनों आदि के विरुद्ध जो है एक अलग से धर्म सभा की स्थापना की, रूढ़िवादिता का समर्थन करने के लिए और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने के लिए 1830 ईस्वी में बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री या डी स्वामी श्रद्धानंद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वह थे शिवदयाल साहब। ठीक है। इनका वास्तविक जो नाम था वह था तुलसी राम। यहाँ देखिए, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम के द्वारा की गई थी, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। इस मत को मानने वाले लोग जो है वह एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता और सत्संग और साथ ही साथ साधारण सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करते थे, और इनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है, और यह भी कि सभी जन जो है वह सच्चे हैं। ठीक है। यह पंथ देखिए, यह जो राधा स्वामी सत्संग पंथ है, यह मंदिरों, तीर्थों या पवित्र स्थलों को कोई भी महत्व नहीं देता था, और साथ ही साथ धर्म और दान के कार्य को सेवा और प्रार्थना की भावना के लिए आवश्यक कर्तव्य समझता था। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ए एम.जी. रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रमाबाई या फिर डी गोपाल हरि देशमुख। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यह देखिए एक न्यायाधीश थे और 1880 के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ठीक है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे और पेशे से यह एक न्यायाधीश थे। गोपाल हरि जो है वह 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे, और इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया था, और साथ ही साथ यह स्त्री आंदोलन के समर्थक भी थे, और स्त्री शिक्षा के प्रसार को भी या स्त्री शिक्षा के प्रसार का भी इन्होंने पक्ष लिया था। एक प्रमुख चीज़ और एक प्रमुख विशेषता जो थी इनकी वह यह थी कि आत्मनिर्भरता सिर्फ इन्होंने बोला ही नहीं था, इन्होंने उसके लिए कुछ प्रयास भी किए थे। जैसे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली के दरबार में भी यह लोकहितवादी जो है उपस्थित हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ए विष्णु परशुराम पंडित ने, बी एम मालाबारी ने, सी गोपाल हरि देशमुख ने या फिर डी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु जो प्रथम अभियान चलाया गया था वह चलाया गया था विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा। ठीक है। यहाँ देखिए, उन्होंने 1850 में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को भी चलाया। बी एम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप वह 1891 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था, उसको एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। अगर आप यही कमेंट करके बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आगे तो उसके बारे में बात होने ही वाली है।
ठीक है, तो यह जानते रहिए कि वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ए सर जमशेद जी टाटा, बी सर रुस्तम बहराम जी, सी नवल जी टाटा या फिर डी बहराम जी एम मालाबारी, बी एम मालाबारी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बहराम जी एम मालाबारी जो है यह 19वीं शताब्दी के या फिर 19वीं सदी के महानतम समाज सुधारक हुए थे और इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1891 का सम्मति आयु अधिनियम या फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत लड़कियों के विवाह की उम्र जो है वह बढ़ा दी गई थी। कितनी बढ़ा दी गई थी ज़रा यहीं पर कमेंट करके बता देते तो ठीक था, वरना आगे तो बात होनी ही है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा ना आप लोग भी प्रयास करना शुरू करिए। देखिए, बहराम एम मालाबारी जी का जन्म जो है बड़ौदा के एक पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। ये बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में इनके द्वारा एक परिपत्र का भी संपादन किया गया था। फिलहाल थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ए 1856, बी 1891, सी 1881 या फिर डी 1905। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है अभी अभी हमने देखा द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है या सम्मति आयु अधिनियम जो है वह 1891 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है एक व्यक्ति के बारे में और उसका नाम पूछा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट किसके बारे में दी जा रही है। ध्यान से सुनिएगा। उसका प्रधान संबल या फिर प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी बहराम जी मेरवान जी मालाबारी, सी महादेव गोविंद रानाडे या डी बी आर अम्बेडकर। चलिए, यहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट को आप कंफ्यूज मत हुआ करिए कि कठिन है ये है वह, एकदम शांति से सुनिए। कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट की एक कमज़ोर कड़ी आपको पकड़ाई जाती है, उसे आपको पकड़ना है। यहाँ इस स्टेटमेंट की जो कमज़ोर कड़ी है वह है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बस आपको यह बता देना है, उसी का यह आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस समय लगभग सभी लोग, अभी हमने देखा कोई कहीं पर विष्णु राम पंडित थे तो कहीं पर ज्योतिबा फूले थे तो कहीं पर बी एम मालाबारी थे, सभी के सभी जो है किसी न किसी प्रकार से इन सभी सामाजिक बुराइयों का विरोध कर रहे थे। लेकिन विशेष क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था 1887 में। ठीक है, इसमें शामिल थे या फिर इसको बनाने वाले लोगों में थे एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। कभी भी यह स्टेटमेंट इन दोनों के लिए एक साथ विकल्प लेकर के नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना और इसके अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ चलते रहे थे। दरअसल जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तो ये लोग कांग्रेस के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे,
इनके द्वारा कहा गया कि भैया कांग्रेस को जो है वह सामाजिक सुधारों की ओर प्रयास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने यह कहने से इनकार करते हुए सलाह दी कि आप एक अलग से संगठन या अधिवेशन इस उद्देश्य के लिए बना दीजिए। तो इसी चीज़ के लिए या फिर इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने। ठीक है, और इसके अधिवेशन भी कांग्रेस के साथ साथ ही चलते रहे थे कई वर्षों तक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ है संस्थाएं और दूसरी तरफ है उनके प्रवर्तक। ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बी सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सी सेवा समिति HN कुंजरू, या डी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। नारायण मल्हार जोशी, SN कुंजरू जो है हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं पता ही नहीं होगा तो वैसे बोल दिए। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह अभी हमने देखा कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है वह MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और बाकी सभी सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए सभी के बारे में बारी बारी से बताया भी गया है। कितनी अच्छी किताब है ना। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1905 में GK गोखले द्वारा की गई। सोशल सर्विस लीग जो है वर्ष 1911 में NM जोशी और चंदावरकर द्वारा की गई, जिसमें सोशल सर्विस लीग के जो पहले अध्यक्ष भी थे कौन, चंदावरकर। कब स्थापना की गई थी सोशल सर्विस लीग की, तो 1911 में। वहीं सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू या फिर HN कुंजरू के द्वारा की गई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई थी चंदावरकर, भंडारकर आदि के द्वारा। तो सबसे अंत में सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 में वीर सालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा कि 1878 में वीर सालिंगम के द्वारा जो है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो रानाडे का भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था उसके द्वारा भी एक सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था ए बंगाल के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। सी बहराम जी मालाबारी और MG रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी उपर्युक्त संदर्भ में विकल्प A, B, C दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए इन सब उद्देश्यों के लिए एक अलग से संगठन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस या फिर राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई MG रानाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा। कब, तो 1987 में। नेक्स्ट की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर के था।
बी केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, या चौथा विनोबा भावे ने शरणार्थियों के में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। कथन है आपके पास ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4 या डी 3 और 4। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के लिए काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। कौन से शरणार्थी थे? तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे तो उनकी सहायता के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग शुरुआत के इन दोनों कथनों के बारे में। सबसे पहले तो यह आप सभी को पता है कि आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये वही दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने अखंड पताका भी लहराई थी, पाखंड खंडनी पताका भी लहराई थी। और या फिर यूँ कह लीजिए तो इन्हीं के द्वारा ही गोरक्षा आंदोलन चलाया गया था और जिसके तहत इन्होंने ही गोरक्षा समिति की भी स्थापना की थी। आर्य समाजियों का मानना था कि जो भारत है वह भारतीयों के लिए होना चाहिए और बुरे से बुरा भी देसी शासन जो है वह अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। तो फिलहाल जब इस तरीके के विचार किसी समाज या किसी भी संघ या संगठन के होंगे तो उससे तत्कालीन राजनेताओं का भी प्रभावित होना जो है वह लाजिमी हो जाता है। और यही कारण था कि इस आर्य समाज से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उस समय गोपाल कृष्ण गोखले और आदि लोग भी प्रभावित हुए थे। आगे चल कर के 1892 1892 से 93 के बीच यह आर्य समाज भी दो भागों या दो गुटों में बट गया था। दो भागों में नहीं, दो गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद लेखराज और मुंशी राम, जो कि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों के गुट का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ थे लाला लाजपत राय, हंसराज, ये लोग जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद लेखराज और मुंशी राम ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के द्वारा। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी बातें इस पर हो गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखना है क्या। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 नहीं बल्कि 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। तो विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की और इसी समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहां पूछा जा रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। ए धार्मिक असुविधा कानून, बी सती निषेध रेगुलेशन या तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या चौथा राज्य हड़पने का सिद्धांत। आपको सही उत्तर बताना है निम्न कूटों की सहायता से। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 3 और 4 या डी 1 2 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कहाँ से हो जाएगा? धार्मिक असुविधा कानून बना था 1856 में और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हाँ पहला और तीसरा है ना। तो देखिए 1856 में दो कानून बनाए गए थे, रिलीजियस डिजेबिलिटीज़ एक्ट और दूसरा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए। देखिए, रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट के तहत किया क्या गया था कि जो लोग हिंदू धर्म से धर्मांतरित होकर के अन्य धर्मों को अपना ले रहे थे उनके नागरिक अधिकारों को इस अधिनियम के पहले समाप्त कर दिया जाता था, जैसे कि उनको
उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता था, पत्नी प्रथा या उनके परिवार से संबंधित सभी चीज़ों का अधिकार उनका समाप्त हो जाता था, समाज से उनको निष्कासित कर दिया जाता था। इस प्रकार की चीज़ें चलती थी। तो इन्हीं सबको सुरक्षित करने के लिए, उनके उत्तराधिकार को बनाए रखने के लिए इस रिलीजियस डिजेबिलिटीज एक्ट को पारित किया गया था, या धार्मिक अक्षमता कानून को पारित किया गया था वर्ष 1856 में, जिसका तत्कालीन समय के लोगों द्वारा बहुत विरोध भी किया गया था। उनका मानना था कि यह अधिनियम जो है वह हिंदू धर्म से परिवर्तन करवाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को जो है 1856 में बनाया गया था, और इसके माध्यम से पुनर्विवाह को कानून संगत बना दिया गया था। ठीक है, और यह किया गया था पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप। 1855 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था, और इन्होंने समाज में यह सिद्ध भी किया था वेदों के आधार पर या विभिन्न उपनिषदों आदि के आधार पर कि प्राचीन काल में ही जो है विधवा पुनर्विवाह मान्य था। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जो विधवा पुनर्विवाह है वह मान्य है। तो इसी को सिद्ध करते हुए इनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। ठीक है, और विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेताओं की अगर बात करें तो पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री सक्रिय थे और डी.के. कर्वे। 1899 में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की, और 1916 में डी.के. कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वहीं सती निषेध रेगुलेशन जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था 1829 में, जो कि 1829 में सिर्फ बंगाल में लागू था, और उसके बाद 1830 में यह बंगाल के बाहर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था। और सबसे अंत में जो डलहौजी था उसके राज्य हड़पने की जो नीति थी वह 1848 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम सतारा को अधिकृत किया गया था। ठीक है, सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, और बाकी आप बताइए जरा, सब पढ़ाया गया है आपको। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ए. सती प्रथा, बी. बाल या शिशु हत्या, सी. स्त्री शिक्षा, या फिर डी. विधवा पुनर्विवाह। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह दोनों के संदर्भ में हो जाएगा, लेकिन एक बार को आप स्त्री शिक्षा के साथ जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनके द्वारा विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न था यह, आप इनमें से किसी के साथ भी जा सकते थे। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, डी.के. कर्वे विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया था। विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की, और इस आश्रम का उद्देश्य था विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं एवं दाइयों के रूप में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना। दो केशव कर्वे या फिर डी.के. कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे, और इन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो आप स्त्री शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पर टिक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए जिस विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी उसमें भी विधवाओं का विभिन्न प्रकार से स्किल डेवलप किया जाता था। उन्हें शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं या दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ए. एनी बेसेंट, बी. ईश्वरचंद विद्यासागर, सी. एम.जी. रानाडे, या डी. राजा राम मोहन राय। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में यह आचार्य के रूप में काम कर रहे थे ईश्वरचंद विद्यासागर, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथाह प्रयत्न या संघर्ष किया था। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, और परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह पारित हो गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, सन 1829 में विलियम कैवेंडिश बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सी, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। या डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी कि राजा राम मोहन राय जो है वह सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, और इन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अंततोगत्वा 1829 के नियम 17वें के तहत विधवाओं को जीवित जलाने पर पाबंदी लगा दी गई, या यूं कह लीजिए तो सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी बंगाल में। ठीक है, और न्यायालयों को यह आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमे चलाएं और दोषियों को दंडित भी करें। आगे चल कर के 1830 में यह अधिनियम या यह नियम जो है वह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था। ए, बाल विवाह, बी, शिशु हत्या, सी, सती, या फिर डी, गुलामी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1843 के अधिनियम 5 ने दास्ता प्रथा या गुलामी को जो है अवैध बना दिया था या गैर कानूनी बना दिया था। ठीक है, देखिए, इस संदर्भ में चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि भारत में जल्द से जल्द या शीघ्रातिशीघ्र जो है दास्ता प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। और अंततोगत्वा लॉर्ड एलन बेरो के समय में 1843 में अधिनियम 5 के तहत गुलामी या फिर दासता को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए समस्त दासों को जो है वह स्वतंत्र कर दिया गया था, और इनके मालिकों को भी किसी भी प्रकार का प्रतिकर नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी, ईश्वरचंद विद्यासागर, सी, केशव चंद्र सेन, या डी, श्यामचंद्र दास। चलिए, देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट को एक अन्य नाम ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से या फिर सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको पारित कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह निभाई थी केशव चंद्र सेन ने, लेकिन इन्होंने इसके अधिनियमों का उल्लंघन किया और स्वयं अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष की आयु में कूच बिहार के राजा से कर दिया था, और इसी कारण जो है इनके ब्रह्म समाज में दोबारा से विभाजन हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल उन सब के बारे में हमने डिटेल से देखा था। यहाँ देखिए कि केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वह थी 14 वर्ष, और लड़कों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वह थी 18 वर्ष। इस नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम अथवा सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1872 में। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ए, 14 वर्ष, बी, 18 वर्ष, सी, 16 वर्ष, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट के माध्यम से लड़की या ब्रह्म विवाह अधिनियम के माध्यम से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा
लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी और इससे कम आयु के विवाह को वर्जित कर दिया गया। कम आयु के बच्चों के विवाह को वर्जित कर दिया गया था और साथ ही साथ इसी अधिनियम के माध्यम से बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन यह जो है हिंदू, मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। अंततोगत्वा वह पारसी समाज सुधारक था B.M. मालाबारी, जिसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट या फिर सम्मति आयु अधिनियम 1891 को पारित किया गया था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का विरोध जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है कि 1853 में जन्मे, ये एक स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि यह किसके बारे में स्टेटमेंट दी जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं एक कमज़ोर कड़ी आपको मिलने वाली है, तो बस ध्यान से सुनिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. B.M. मालाबारी, सी. B.P. वाडिया या फिर डी. नौरोजी फरदौन जी। तो जाहिर सी बात है, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? वह थे B.M. मालाबारी, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अभी हमने एज ऑफ कंसेंट एक्ट के बारे में भी पढ़ा कि इसके लिए प्रमुख रूप से संघर्ष किया गया था बहराम जी मालाबारी जी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। यह एज ऑफ कंसेंट एक्ट के जो है प्रबल पक्षधर थे और इस अधिनियम के माध्यम से 12 वर्ष से कम उम्र की आयु के लड़कियों के विवाह को वर्जित कर दिया गया था और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध भी किया गया था। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ए. 12 एवं 16 वर्ष, बी. 14 एवं 18 वर्ष, सी. 15 एवं 21 वर्ष या फिर डी. 16 एवं 22 वर्ष। चलिए, एक थे न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा। यह जो है शुरू से प्रयास कर रहे थे कि बाल विवाह को जो है वह निषेध घोषित कर दिया जाए या एक न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी जाए। तो फिलहाल इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1929 के आसपास एक अधिनियम पारित किया गया, जिसको इन्हीं के नाम यानी कि शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। ठीक है, जिसमें विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वह निर्धारित की गई लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ देखिए, वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम से इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है वह 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट संबंधित था ए. बाल विवाह से, तो अब डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं ना। शारदा एक्ट जो संबंधित था वह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए. मैडम H.P. ब्लावेटस्की, बी. राजा राम मोहन राय, सी. महात्मा गांधी या डी. स्वामी विवेकानंद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए. थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावेटस्की के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है
मैडम एचपी ब्लावेट्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और साथ ही साथ विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। आगे चल कर के इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर इस सोसाइटी यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। फिर से सुनिए, तो 1875 में मैडम एचपी ब्लावेट्स्की और कर्नल अलकाट और साथ ही साथ विलियम क्वान जज ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में, और 1882 में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वह भारत के मद्रास के अडयार नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और यही इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। ठीक है, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वह था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। ठीक है, इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में या इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की वृद्धि और समृद्धि और सफलता तब और अधिक बढ़ गई जब इसमें 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट शामिल होती हैं और वह इसकी सदस्य के तौर पर 1893 में भारत आती हैं। ठीक है, इनके नेतृत्व में यह सोसाइटी जो है वह और अधिक सक्रिय हो गई। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना था और साथ ही साथ जो थियोसॉफी या जो ब्रह्म विद्या है वह हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म का समर्थन भी करती है। फिलहाल इन सब के बारे में अभी आगे बात होगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पर और इन सब के बारे में बात करते हैं कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी ए एनी बेसेंट के कारण, बी कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, सी सर विलियम क्रुक के कारण या डी एम मालवीय के कारण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि इस संस्था में 1889 में शामिल होती हैं एक सदस्य के तौर पर और 1893 में यह इसके सदस्य के रूप में भारत आती हैं। ठीक है, देखिए 1879 में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए थे और तभी इन्होंने मद्रास के अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है वह हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म मानती थी और ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन भी करती थी। और चूँकि यह प्राचीनतम विचारधारा थी इस कारण लोग इससे आसानी से जुड़ते चले गए और जो इस आंदोलन की या फिर इस सोसाइटी की सफलता का प्रमुख कारण रहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, डी महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत होगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं दिया है जिसके बारे में हमारी बात नहीं हुई हो। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है, नीचे कूट की सहायता से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला प्रार्थना समाज राजा राम मोहन राय, दूसरा ब्रह्म समाज विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण मिशन रानाडे या रामकृष्ण परमहंस। कूट है ए
अ ब स द, बी अ ई अ स, ब ई अ स, सी द अ स ई, डी द अ स ब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, द अ स ब। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं अ ब स द में। देखिए, आप सबको पता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने, बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, जिसमें आगे चल कर के 2 वर्ष बाद 1869 में एम.जी. रानाडे शामिल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट और अगली पेन, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट और अगली पेन, आर्य समाज की स्थापना यानी कि दयानंद सरस्वती ने की थी। और सबसे अंत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण परमहंस के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए। ठीक, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यह भी युग्मों से संबंधित प्रश्न है, और लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, बी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, सी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, या डी आर्य समाज दयानंद सरस्वती। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन जो है वह रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्थापित संस्था नहीं थी। इसकी स्थापना 1897 में की गई थी, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बी आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सी भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, या डी राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं, बताया गया ना आपको 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा जो है वह प्रथम संस्था थी जिसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित है। 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेते हुए प्रार्थना समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में की गई थी। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है वह तुलसी राम ने की थी, जो कि शिव दयाल साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, प्रार्थना समाज में आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे साथ में शामिल हुए थे 2 वर्ष बाद, यानी कि 1869 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग कूट के माध्यम से। यह भी प्रश्न है और इसे भी सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज बम्बई, बी मानव धर्म सभा सूरत, सी आर्य समाज कलकत्ता, या फिर डी नदवा उल उलमा लखनऊ। ऑप्शन है ए 4132, बी 2431, सी 3142, या डी 3214। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 3214। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। मानव धर्म समाज की स्थापना की गई थी सूरत में। आर्य समाज की स्थापना या मुख्यालय स्थापित किया गया था बम्बई में। और सबसे अंत में नदवा उल उलमा की स्थापना की गई थी लखनऊ में। ठीक है, धर्म सभा के बारे में हमने बात कर ली है, नदवा उल उलमा के बारे में बात करना है, जो कि आगे प्रश्न के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, धर्म सभा क्या है ज़रा बताइए तो। चलिए कमेंट करके बताइए, देखें आप कितना अभी तक इस लेक्चर को देखा है आपने, कितना ध्यान आपने दिया है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। ए
ईश्वरचंद विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानाडे या फिर डी राज नारायण बसु। समय देखिए कब का है, 1826 का है। कौन उस समय अत्यधिक सक्रिय हुआ करता था? उस समय अत्यधिक सक्रिय हुआ करते थे राजा राम मोहन राय। यहीं से आपको प्रश्न का टिक कर देना था, ठीक है। तो फिलहाल आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और जानते हैं कि यह ज्यूरी एक्ट था क्या। देखिए 1826 में यह ज्यूरी एक्ट को पारित कर दिया गया था और इस अधिनियम के तहत धार्मिक आधार पर न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जज के द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, उसकी सुनवाई किसी हिंदू तथा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिएगा कि यह उससे अलग है कि यूरोपियों की सुनवाई यूरोपीय न्यायाधीश करेगा और भारतीयों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश करेगा। यह उसके अंदर भी विभाजन की बात करता है। कुछ भारतीय परिवर्तित होकर के 1813 में जब धर्म प्रचारक आना शुरू हो गए थे, तब उसके बाद ईसाई धर्म प्रचारक जो है वो बहुतायत में आना शुरू हो गए थे। उसके बाद की बात करता है यह अधिनियम, और इसमें कहा गया कि यदि कोई ईसाई है तो उसके मामलों की सुनवाई कोई दूसरा या भिन्न न्यायाधीश करेगा, कोई भी हिंदू मुस्लिम न्यायाधीश नहीं करेगा। फिर चाहे वह ईसाई यूरोपीय हो अथवा वह ईसाई भारतीय हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी 1826 के ज्यूरी एक्ट का प्रबल विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। इसके कूट जो है दूसरे साइड में है, तो हम यहीं से इसको सुमेलित कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए, ए प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन महादेव गोविंद रानाडे, सत्य शोधक समाज सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ ज्योतिबा फूले। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे से जुड़े हुए थे, ठीक है। स्थापना छोड़िए, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब तो प्रार्थना समाज की स्थापना से जुड़े हुए थे महादेव गोविंद रानाडे। 1869 में यह इससे जुड़ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बार बार महादेव गोविंद रानाडे का नाम ही क्यों आता है, आत्माराम पांडुरंग का क्यों नहीं? क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे जो है वह काफ़ी सक्रिय थे इस संस्था में, ठीक है। हालांकि स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन बार बार इन्हीं का नाम प्रत्येक जगह पे आता रहता है। कहीं फंसाना होता है तब जो है आत्माराम पांडुरंग का नाम दे देते हैं। वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, सी 1870 ईस्वी में पंडिता रमाबाई रानाडे ने, डी 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। इस संस्था के अन्य सदस्यों में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जीवी जोशी, ठीक है। यह संस्था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। कौन सी संस्था? पूना सार्वजनिक सभा। किसने स्थापना की थी? तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ए भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बी तत्व बोधनी सभा
केशव चंद्र सेन, सी सत्य शोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वहीं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र जैन जो है वह मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का गठन किया जो कि भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारी गई। ठीक है, बाकी ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखा था, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ए स्वराज पार्टी के, B ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, C मद्रास लेबर यूनियन के, या फिर D सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, यह सब के सब जो है GK गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारकों को तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल या इस सोसाइटी के सदस्यों में प्रमुख रूप से शामिल थे V श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में महाराष्ट्र के पूना में की गई थी। नेक्स्ट, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना GK गोखले ने 1905 में महाराष्ट्र के पूना में की थी। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में महाराष्ट्र के पूना में की थी, जिसके प्रमुख सदस्यों के रूप में शामिल थे V श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था ऑप्शन C। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में की थी। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ए श्री नारायण गुरु, B मुकुंदराव पाटिल, C डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर D BR शिंदे। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B, बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल, जो कि ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर के इस संस्था की या इस समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव ने 1910 के बाद एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी, ब्राह्मण विरोधी तो था ही था, प्रबल कांग्रेस विरोधी भी था यह समाज, जिसका नाम था बहुजन समाज। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और
ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवाद एवं झगड़े के कारण इस आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा कि कोल्हापुर के साहू महाराज ने बहुजन समाज आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था अपने ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवाद एवं झगड़ों के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ए ओकालिंग, बी नाडार, सी महार या फिर डी पाली। चलिए तो देखिए, तमिलनाडु के तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नाडारों की मांग के कारण यह 1899 मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा के कारण विद्रोह कर दिया था इन सभी ने, नाडारों ने। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या फिर डी महात्मा गांधी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि यदि भगवान भी अस्पृश्यता या छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। और यही सब कारण रहा कि तिलक को लोग जो है वह लोकमान्य मानते थे या फिर भारत का बेताज बादशाह भी कहते थे। फिलहाल यह काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है जो कि मुझे नहीं लगता कि एक पेज में आने वाला, आ तो गया है ना, काम हो गया। तो देखिए, सूचियों के माध्यम से इस प्रश्न को दिए गए कूट की सहायता से हल करना है, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। डी रामकृष्ण परमहंस, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। कूट है ए 1423, बी 1432, सी 4132 या डी 4123। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4123। आइए अब इसको धीरे धीरे सुमेलित करते हैं। सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय ने यह कहा था कि हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है वह उपनिषदों में निहित है। ठीक है, यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित भी थे, लेकिन इनके द्वारा जो है जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर के नव बंगाली समुदाय था वह ईसाई धर्म की ओर आकर्षित अधिक हो रहा था। तो उसके आकर्षण को रोकने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यह राजा राम मोहन राय सामने आए थे और हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार भी खोज निकाला था राजा राम मोहन राय ने। वहीं बात करें अगर केशव चंद्र सेन की, तो इनका कहना था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बना देना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है इनका। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया था। तो फिर बात करें अगर दयानंद सरस्वती की, तो इनकी बात ही क्या करना, इनके बारे में कभी कितनी बातें हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म की पहचान जो है वेदों में संस्थापित धर्म से की है और वेदों की ओर लौटो जैसे का नारा दिया या वैदिक परंपरा में विश्वास रखने वाले यह व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने गोरक्षा समिति की भी स्थापना करते हुए गोरक्षा आंदोलन को भी चलाया और उत्तर वैदिक काल में से लेकर के इनके समय तक चलने वाले विभिन्न सभी धर्मों का झूठ और पाखंडी बताते हुए उनके खिलाफ 1863 में पाखंड खंडनी पताका भी लहरा दी थी। और फिर सबसे अंत में बात करते हैं हम लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में अपनी कलम को बदलते हुए। तो देखो भैया, रामकृष्ण परमहंस के लिए अब एक स्टेटमेंट बन जाता है, बचा रह जाता है कि इन्होंने इस पर जोर दिया कि
ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की थी और यह कहा कि इसी को पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। कुछ ऐसा कहना था रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यह सारी चीज़ें, सारी बातें आपको बताई गई। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प हैं, तो 2 के बारे में यही बता दीजिए। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद आर्य समाज, यह दोनों सही सुमेलित हैं। ठीक, बाकी सी और डी को देख लेते हैं, वह सुमेलित हैं कि नहीं है। तो सी है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज नहीं ब्रह्म समाज से संबंधित थे। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज कौन, किसके नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज कहलाया था? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया था, जो आगे चल करके बन गया था भारतीय ब्रह्म समाज। तो ध्यान में रखिएगा इसको, ये स्टेटमेंट गलत है। आयोग इस स्टेटमेंट को इनके स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से शुरू में ही, मेरे ख्याल से शायद पहला या दूसरा प्रश्न था ना, उसी में बताया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला संगठन है एक तरफ, दूसरा व्यक्ति के बारे में बात की गई है। ऑप्शन है ए यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेराजियो, बी बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बहिष्कृत हितकारिणी की सभा डॉक्टर भीम की स्थापना जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, न कि महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे हेनरी विवियन डेराजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे कर्नल अलकाट। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे अब, सर सैयद अहमद खान। इस प्रकार के प्रश्न जो है वह बीपीएससी में आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हम 2-4 प्रश्नों से इस तरीके के प्रश्नों से रूबरू हो चुके हैं फिलहाल। तो प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मध्य देवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन क्या है। ठीक है, ए गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोन जी। बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोन जी। सी आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोन जी। डी नौरोजी फुरदोन जी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फूले, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से विचार कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए, पहले स्थान पर आत्माराम पांडुरंग कहाँ कहाँ पर है, इन दोनों में है। फिर यंग इंडिया से कौन संबंधित था या कौन संस्थापक थे? मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरे नंबर पर मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों में से कहाँ पर है? सिर्फ बी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी और रहनुमाई मध्य देवसन सभा की स्थापना नौरोजी फुरदोन जी ने की थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए महात्मा गांधी द्वारा, अब उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं, कई बार बात हो चुकी प्रार्थना समाज को लेकर के। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में विख्यात थे।
1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, तो 1851 में नौरोजी फुरदोन जी ने अन्य पारसियों के सहयोग के साथ रहनुमाई मज देवसन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. ईश्वरचंद विद्यासागर, सी. राजा राम मोहन राय, या डी. उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यह सभी के सभी जो है वह संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा, ब्रह्म आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, या डी 2 और 3। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो फिलहाल सीधे सीधे स्टेटमेंट है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सभी के तीनों कथन जो है वह सही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन करने जैसा नहीं है। ठीक है, यह एक सिंपल और जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर ब्रह्म समाज के उद्देश्यों को अगर आप भूल गए तो याद दिला दूं कि इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन। वहीं दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में भी काम किया। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हुए और गुरुकुल की स्थापना करते हुए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ए. पद्माबाई राना डे, बी. एनी बेसेंट, सी. सरोजनी नायडू, या फिर डी. ज्योतिबा फूले। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, भारत में नारी आंदोलन जो है वह ज्योतिबा फूले की प्रेरणा पर आरंभ हुआ। हालांकि यदि यहाँ प्रश्न में वह रहता ऑप्शन रमाबाई तो वह ज़्यादा सही होता। ठीक है, आप उसी के साथ जाते। पद्माबाई गलत नाम लिखा है। ठीक है, रामाबाई होना चाहिए था, रामाबाई राना डे। देखिए यहाँ पर ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, और 1848 में इन्होंने ही लड़कियों के लिए यह एक स्कूल खोला, और यह स्कूल लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की जो प्रेरणा स्रोत थी वह थी रमाबाई राना डे, और यह महादेव गोविंद राना डे की पत्नी थी। ठीक है, इन्होंने सेवा सदन नामक एक संगठन की भी स्थापना की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसे तारांकित कर दिया था। ठीक है, पद्माबाई राना डे की जगह वहाँ रमाबाई राना डे होना चाहिए था। बस इतनी सी इनसे गलती हो गई थी। हालांकि चलो स्वीकार तो किया, कभी कभी तो ये लोग मानते भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ए. तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। बी. एक सेकंड रुके, इसको जाने दीजिए। तो चलिए, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ए. तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। बी. तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। सी. तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। या डी. तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ब्रह्म समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो या आर्य समाज हो, यह तीनों ही शुरुआत में बने थे सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए, न कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्यों के साथ। लेकिन अपने इस क्रिया में या इस
कार्य या इस उद्देश्य की पूर्ति में इनके द्वारा धीरे धीरे देशभक्ति की भावना का भी प्रचार किया जाने लगा था। ठीक है, या देशभक्ति की भावना का विकास भी किया जाने लगा था लोगों के बीच में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इवन आर्य समाज ने तो यह तक कह दिया था कि जो भारत है वह भारतीयों के लिए है, और सर्वप्रथम स्वदेशी का नारा भी उसी के द्वारा दिया गया था। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। या सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अथवा डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। बताइए कौन सा सही नहीं है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यह कथन जो है वह गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर को। बाकी सभी सही है। 1889 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। 1893 में भारत आ गई। 1997 में जब कर्नल अर्काट की मृत्यु हुई तो उसके बाद एनी बेसेंट जो है वह इस मुख्यालय या फिर इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। और 1879 में कर्नल अर्काट और मैडम HP ब्लावेटस्की आती हैं भारत, और इनके द्वारा जो है मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित करा गया, जो आगे चल करके इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी बन गया। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सारे हो गए विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विभिन्न आंदोलन या संगठन हैं और दूसरी तरफ इन आंदोलनों या संगठनों के लीडर हैं। पहला, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा, आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही सही सुमेलित हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग ही बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसकी स्थापना या इसके जो लीडर थे वह महात्मा गांधी थे। इनके द्वारा 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव, यहाँ देखिए, यहाँ से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। देखिए कभी कभी ना सुनने से ज़्यादा लिखा हुआ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। तो वहीं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव थे NG रंगा। वहीं आत्मसम्मान आंदोलन जो है यह 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में चला, और पेरियार नाम से प्रसिद्ध EV रामास्वामी नायकर द्वारा इसे तमिलनाडु में चलाया गया, जहां पर तमिलनाडु के में निचले तबके की माने जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने का उद्देश्य रखा गया था इस आंदोलन का, आत्मसम्मान आंदोलन का। अगला प्रश्न है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। नव हिंदूवाद के तो स्वामी विवेकानंद थे, अब लेकिन नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। ए राधा कृष्णन, बी टैगोर, सी अंबेडकर, या फिर डी विवेकानंद। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक थे वह थे डॉक्टर BR अंबेडकर, और इनके द्वारा जो है जिस सिद्धांत की व्याख्या की गई उसको नवायान कहा गया। देखिए BR अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद या नियो बुद्धिज्म कहा गया। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है दार उल उलूम की स्थापना की थी। ए मौलाना शिबली नुमानी ने, बी मौलाना हुसैन अहमद ने,
सी मौलाना अब्दुल्लाह चक्रवर्ती ने या डी मौलाना अहमद रिजा खान ने। चलिए देखिए, दार उल उलूम नदवातुल उलमा यह इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। यहाँ देखिए आप, दार उल उलूम नदवातुल उलमा जो सामान्यतः दार उल उलूम के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा के द्वारा की गई। नदवातुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में की गई थी और इसके यानी कि नदवातुल उलमा के संस्थापकों में एक और नाम शामिल था, मौलाना शिबली नुमानी का। और इन्हीं मौलाना शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम लखनऊ की स्थापना की थी और शिबली नुमानी जो है वह दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी बन गए थे। वहीं देवबंद आंदोलन के नदवा उल उलूम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देवबंद में की गई थी। फिलहाल आइए यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। पूछा जा रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए 1900 में, बी 1888 में, या सी 1885 या डी 1866। सारा आपने देख, चलिए कोई नहीं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देवबंद आंदोलन यूपी में प्रारंभ हुआ था 1866 में। इसकी शुरुआत हुई थी हुज्जत अल इस्लाम इमाम मुहम्मद कासिम उल ननौतवी के द्वारा। हमेशा आपको विकल्पों में कासिम उल ननौतवी का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस आंदोलन या इसके सह संस्थापकों में अन्य लोग जो शामिल थे उनका नाम भी देख लीजिए। तो रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद और जुल्फ़िकार अली आदि जो है वह देवबंद आंदोलन से संबंधित थे और इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत 1866 में यूपी के देवबंद में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी हिंसा, सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या डी सांप्रदायिकता। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1924 के बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो है वह मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। दरअसल तारकेश्वर एक शिव भगवान का मंदिर था और यहाँ का जो महंत था वह भ्रष्ट भी था और साथ ही साथ इस महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंधों का भी आरोप लगाया गया। मंदिर के धन के दुरुपयोग संबंधित भी आरोप लगाए गए थे और इसीलिए यह तारकेश्वर आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न की हाली पद्धति संबंधित थी ए बंधुआ मजदूर से, बी किसानों के शोषण से, सी छुआछूत से या फिर डी अशिक्षा से। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए हाली पद्धति जो है वह बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। यह एक प्रकार की जनजाति थी बारदौली क्षेत्र में। बारदौली कहाँ पर है ज़रा बताइए तो। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए आप लोग। बारदौली क्षेत्र देखिए, बारदौली क्षेत्र की एक जनजाति थी कलिप राज। ठीक है, तो इनको पुश्तैनी मजदूर के रूप में करवाया जाता था उच्च जातियों के द्वारा और इसी को बोला जाता था हाली पद्धति। पुश्तैनी मजदूरी यानी बंधुआ मजदूरी ही होती है, तो यह बंधुआ मजदूरी से संबंधित था हाली पद्धति। नेक्स्ट और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी बरिंद्र कुमार घोष या फिर डी पुलिन बिहारी। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा या वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। दरअसल ये और इनके भाई ने मिल करके, इनके भाई का नाम था जी.डी. सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों भाई थे। सावरकर बंधु बोला जाता था इनको। ठीक है, तो इन्होंने एक मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत की थी
और आगे चल करके इसी का नाम 1904 में परिवर्तित करके नासिक में अभिनव भारत या यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया गया था और यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित की गई संस्था थी। फिलहाल अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।